हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर। और आज हम करेंगे नया टॉपिक जो है लॉ ऑफ डिमांड। कल मैंने आपको डिमांड फंक्शन तक कराया था। देखिए, ये हमने कल टॉपिक किया था डिमांड फंक्शन। आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है देखते हैं। द प्रिंसिपल एक्सप्लेनिंग द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ये याद रखो, डिमांड और प्राइस का रिलेशन होता है। अब यहाँ पे रिलेशन कौन सा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो अपोजिट रिलेशन होता है, इनवर्स। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि डिमांड और प्राइस में कौन सा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा। मतलब जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है। डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इनवर्स। इसका मतलब व्हेन प्राइस इंक्रीज, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड नीचे जाएगी। उल्टा हो रहा है, देखिए, अपोजिट अपोजिट रिलेशन हो रहा है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है। समझ में आया? आपको पता है ना, आप भी कस्टमर हो। अगर मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो आप लोग सामान नहीं खरीदोगे, और अगर प्राइस घट जाती है तो आप सामान को परचेस करो। ओके, समझ में आ रहा है? दिस लॉ वॉज प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो ये जो मैंने आपको बताया कि डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशन होता है, जो अपोजिट रिलेशन होता है, इसको बताने वाले कौन? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने ये भी बताया था कि व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इफ प्राइस फॉल डिमांड एक्सपांड एंड इफ प्राइस राइज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यहाँ पे है, देखिए, अदर फैक्टर्स का मतलब, देखिए, कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था डिमांड फंक्शन में। पता है हमने क्या क्या पढ़ा था? कि टेस्ट चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगी, पता है ना आपको। फिर इनकम चेंज होगी तो डिमांड चेंज होगी। उसके बाद प्राइस, कंज्यूमर जो एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर के लिए प्राइस चेंज होगा कि नहीं होगा, और पॉपुलेशन। पर लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि इनमें से कोई भी चेंज नहीं होगा तो अभी चलेगा। ना टेस्ट चेंज हो रहा है, ना कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, ना कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा, ना पॉपुलेशन बदल रही है, ना ये जो आप दूसरे गुड्स खरीदना चाहते हो जो लो क्वालिटी के गुड्स है, ना उसकी प्राइस चेंज हो रही है। बस आप जो ओरिजिनल गुड्स खरीदना चाहते हो बस उसकी प्राइस चेंज होती है तो ही डिमांड चेंज होती है। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्राइस बदलती है तो ही डिमांड बदलती है। भले ये सब चीज़ें चेंज होगी, ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ कि अगर ना कंज्यूमर अपनी टेस्ट चेंज करता है, ना कंज्यूमर की इनकम बदलती है, ना जो लो क्वालिटी का सामान है उसकी प्राइस चेंज होती है, ना एक्सपेक्टेशन जो फ्यूचर के लिए है कि भाई ये बढ़ेगा, कंज्यूमर ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाले कि नहीं होने वाले। दूसरा, ना पॉपुलेशन में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है। बस प्राइस जो मेन चीज़ है, अगर वो भी बदलती है तो डिमांड पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये सिखाता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगा, बस यही काफ़ी है। डिमांड को चेंज करने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है प्राइस। अगर प्राइस में कोई असर पड़ता है तो डिमांड चेंज होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप
पहले तो ये आपकी स्कूलों में बहुत पूछा जाता है ये टॉपिक, डिमांड शेड्यूल मतलब टेबल। ये जो शेड्यूल का मतलब क्या होता है, ये जो आपको टेबल दिख रहा है यहाँ पे, वो शेड्यूल को हम बोलते हैं टेबल। अ टेबल या शेड्यूल showing the willingness of consumer to buy different quantities at various price। मतलब यहाँ पे जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वो अलग अलग क्वांटिटी परचेस करेगा अलग अलग प्राइस पे, क्योंकि अलग अलग प्राइस होगी तो उसकी ख़रीदने की कैपेसिटी अलग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस अलग अलग है, एक में 50 प्राइस है, तो आप 1 ही लीटर दूध परचेस कर रहे हो। जैसे ही प्राइस कम हो गई तो आपने थोड़ा परचेसिंग ज़्यादा किया, और प्राइस कम हो गई तो आपकी परचेसिंग पावर हो गई 3। मतलब पहले जब 50 रुपये था तो आप एक ही थैली परचेस कर रहे थे दूध की। जैसे ही मार्केट में प्राइस कम हो गया तो आप ज़्यादा बाय करोगे। तो यहाँ पे यही बताया है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे आपकी ख़रीदने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये तो आप सबको पता पड़ता ही है। अगर आप मार्केट में सामान परचेस करते हो और वो ज़्यादा कॉस्टली है तो आप कम परचेस करोगे, जैसे ही वो सस्ता होगा तो आप ज़्यादा बाय करोगे। सो एट डिफरेंट प्राइस, देखिए सब में प्राइस अलग अलग है, तो कंज्यूमर की ख़रीदने की कैपेसिटी भी अलग अलग है। 50 रुपये पे एक ही थैली परचेस कर रहा है, 40 रुपये पे 2 करेगा, 30 रुपये पे 3 करेगा, जब 20 रुपये हो जाएगा तो 4 थैली परचेस करेगा, और 10 रुपये हो जाएगा तो वो ज़्यादा थैली परचेस करेगा दूध की। मतलब अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटी परचेस करता है, और यही हमको डायग्राम की मदद से समझाया है। आइए देखते हैं इसमें क्या बनाया है। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया है। देखिए हमेशा जब भी आप ये डायग्राम बनाओगे तो आपको ये याद रखना है, ये आपका रहेगा, ये आपका डिमांड जो रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आपको ये समझना है। जो भी आपका प्राइस रहता है, ये जो होता है ये वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है। डिमांड हमेशा नीचे बताया जाता है हॉरिजॉन्टल पे। देखिए ये जो टेबल जो हमने बनाया था उसमें ये आप देखोगे अच्छे से, तो ये आपका डिमांड जो है उसको हमने एक्स पे लिया गया है, ठीक है। हमेशा एक्स एक्सिस पे डिमांड को प्लॉट किया जाता है और वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस को ही प्लॉट किया जाता है। आप उल्टा डायग्राम मत बना दीजिएगा एग्ज़ाम में। ये जो हमारा वर्टिकल है, ये जो लाइन, जो खड़ी लाइन है, ये जो खड़ी लाइन है उसको प्राइस बोलते हैं, और जो ये लेटी हुई है उसको हम एक्स बोलेंगे, ठीक है। अब आपने जो डिमांड में 1 2 3 4 5 प्लॉट किया है वो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। और आपका जो प्राइस है उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, छोटे से बड़ा, 10 20 30 40 50। क्योंकि 50 40 30 20 10 लिखोगे तो वो उल्टा हो जाएगा। नीचे से छोटे से बड़ा लिखने का होता है। ग्राफ में हमेशा हम छोटे से बड़ा ही लिखते हैं। तो छोटा पहले है 10 20 30 40 50। अब आप उसको प्लॉट कर दीजिए। देखिए 50 पे कितना है, 50 रुपये था तो आप सिर्फ एक ही थैली परचेस कर रहे थे। यहाँ पे देखिए 50 के सामने एक ही प्लॉट किया गया है। ये देखिए ये आपका 50 है और यहाँ ये आपका 1 है, हो गया। फिर 40 के सामने 2 है तो ये 40 है और ये 2 है, देख लीजिए दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। 30 के सामने 3 है, ये 30 है और ये 3 है, ठीक है। देख लीजिए ये 30 और 3 मिल रहे हैं एक दूसरे को, ये रहा। 20 के सामने 4 है, ये 20 है और ये 4 है, तो दोनों को मिला दीजिए। 10 के सामने 3 है, 10 और 3, बहुत इजी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी लाइन को जॉइंट कर देना है, तो आपका जो ग्राफ है वो नीचे की ओर जाएगा। क्योंकि आपने जो भी लाइन को टच किया है बस वही लाइन को ऐसे आप एक लाइन खींच दीजिए। तो कैसे आपको मालूम पड़ा ये लाइन नीचे क्यों जा रही है, बिकॉज आपकी प्राइस कम हो रही है, प्राइस डिक्रीज़ हो रही है। पहले 50 था,
फिर 40 हुआ, 30 हुआ। तो जैसे जैसे प्राइस कम होगा आपका ग्राफ नीचे की ओर जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको टेबल बना देना है और उसके बाद ये आपने जो टेबल में लिखा है वही नीचे आपको पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है कि भाई मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया था। वाई एक्सिस पे आपने लिया था प्राइस और एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया था, डिमांड लिया था। ये आपको लिख देना है। उसके बाद आपको ये बता देना है कि देखिए ये सबको नाम दे दो, अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। जैसे ये लाइन एक दूसरे को मीट कर रही थी तो उसको नाम दे दिया ए, एक को बी दे दिया, एक को सी दे दिया, एक को डी दे दिया और एक को ई दे दिया। मतलब ये जो दो लाइन एक दूसरे को मीट कर रही थी, आपने देखा था ये एक दूसरे को मीट कर रही है 50 और 1, तो उसको एक नाम दे देना है सबको अलग अलग। फिर बता देना है कि भाई ए पे प्राइस कितना है। ए है तो उस ए पे प्राइस जब 50 था तो हमारी डिमांड 1 थी। जब प्राइस रिड्यूस हो गया 40 तो हमारी डिमांड हो गई 2। मतलब आपको ये टेबल सिर्फ अपने मन से एक्सप्लेन करना है, कि आप बना के भी लिख सकते हो कि व्हेन प्राइस इज ₹50 द डिमांड इज 1 यूनिट, व्हेन प्राइस रिड्यूस बाय 40 द डिमांड इंक्रीज बाय 2, व्हेन प्राइस रिड्यूस बाय 30 द डिमांड इंक्रीज बाय 3 लीटर्स। मतलब आप अपने मन से बना के लिख सकते हो। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।